जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा पीट पीट कर तोड़ दिया गया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा और एक नज़र चारों तरफ घुमाने भर से समझ आ जाता है कि वो स्लम्स के एक गरीब कमरे में पड़ा हुआ है। उसकी बहन उसके पास बैठी हुई है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे याद आता है कि कैसे दोनों को एक गुट के गुंडों ने बुरी तरह पीटा था और कैसे उसकी बहन ने उसे ढक लिया था और सारी मार खुद झेल ली ताकि वो बच जाए। उसके बाद वो कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करती रही, अपनी गंभीर चोटों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। लेकिन अब वही गुंडे उनके कमरे में घुस आते हैं। वो शुरू से ही उसकी बहन को लात मारते हैं। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, वो बस जमीन पर गिर पड़ती है। पता चलता है कि वो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उन हरामियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हैरान होते हैं कि कुछ दिन पहले जो उन्होंने किया था, वो काफी था उसे मार डालने के लिए। फिर भी स्लम्स में भी सब कुछ का एक दाम होता है, यहाँ तक कि एक बेजान लाश का भी। तो वो उसकी लाश को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइनी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जितना जोर लगा सकता है कोशिश करता है हिलने की, लेकिन उसका कमजोर शरीर जवाब नहीं देता। वो बस इतना कर पाता है कि अपनी कांपती हुई हाथ को थोड़ा ऊपर उठा लेता है। तभी उसका हाथ नीली माना की चमक से जगमगा उठता है। अचानक उसे इतनी ताकत मिल जाती है कि वो हिल सकता है। वो उन हरामियों पर चिल्लाता है कि रुक जाओ और उन पर झपट पड़ता है। वो एक गुंडे को धक्का देकर पीछे भी धकेल देता है। फिर वो अपनी बहन की लाश पर मानव ढाल बन जाता है। गुंडे उसकी इस हिम्मत से गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, तो वो उसे बेरहमी से लाते मारना शुरू कर देते हैं। टाइनी सब सहता है, लेकिन उसकी लाश से 1 इंच भी नहीं हटता। आखिरकार वो लड़की की बॉडी को छोड़ने का फैसला करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो टाइनी अपनी हालत के बारे में सोचने लगता है। चीजें उसके पिछले जीवन से बहुत अलग हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खासकर इसलिए क्योंकि उसे साफ याद है कि इस पॉइंट पर उसे माना यूज करने की काबिलियत नहीं होनी चाहिए थी। पता चलता है कि वो सच में रिग्रेस कर चुका है। वो पहले हैमर वाला सबसे ताकतवर योद्धा हुआ करता था। मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला कर दिया था और महाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। लेकिन उसने अकेले बीस्ट लॉर्ड को हरा दिया था और घातक रूप से घायल हो गया था। तभी पास में मुश्किल से जिंदा बूढ़ा नाइट एसगार्ड ने उसे पुकारा। उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया और टाइनी से कहा कि जितनी जल्दी हो सके पिछले समय में उसे ढूंढ ले। फिर अपनी मैजिक रिंग का इस्तेमाल करके उसने हमारे लड़के को समय में पीछे भेज दिया। और अब जैसे ही टाइनी एसगार्ड के आखिरी शब्दों को याद करता है, वो उम्मीद करता है कि इस बार वो भविष्य बदल पाएगा। जब उसे एहसास होता है कि वो सच में समय में पीछे भेजा गया है, तो टाइनी गुस्से और निराशा से तमतमाता है कि एसगार्ड उसे थोड़ा और पहले क्यों नहीं भेज सका, इतना पहले कि उसकी बहन को बचा सके। उसे समझ नहीं आता कि वो ठीक इस खास पॉइंट पर क्यों लौटा है। अगले ही पल वो खांसने लगता है और मुंह से खून निकलने लगता है। उसे समझ आता है कि उसका शरीर अभी भी बहुत नाजुक है, तो वो फैसला करता है कि अब बीते हुए दूध पर रोना बेकार है। एसगार्ड को खुद भी नहीं पता होगा कि ये टाइम ट्रैवल काम करेगा भी या नहीं। इसके बजाय टाइनी इस मौके का इस्तेमाल अपनी बहन से ठीक से अलविदा कहने के लिए करता है। उसे एसगार्ड के शब्द याद आते हैं कि उसे जल्दी से उसे ढूंढना है। टाइनी पूरी तरह तैयार है ऐसा करने के लिए, सिर्फ तब जब वो वुल्फ से बदला ले ले। वही शख्स जिसके कारण उसकी बहन की मौत हुई। पिछले जीवन में वो मुश्किल से वुल्फ का बदला ले पाया था, लेकिन इस बार वो इसे ठीक से करना चाहता है। सबसे पहले उसे अपनी बहन का ठीक ठीक अंतिम संस्कार करना है। बाद में टाइनी अपनी बहन की लाश के सामने खड़ा है, जो अब ताबूत में लेटी हुई है, और उसके अंतिम संस्कार शुरू हो रहे हैं। एरिना उसकी जैविक बहन नहीं थी, बल्कि दोनों के काले बाल और काली आंखें थी, जो इस महाद्वीप पर बहुत बुरा शगुन माना जाता था। इसी वजह से टाइनी को सब लोग ठुकराते थे। एरिना ने अपना असली भाई खो दिया था और टाइनी में उसे एक भाई मिल गया। टाइनी को अफसोस है कि उसने जो मेहरबानी की उसका बदला कभी नहीं चुकाया। पुजारी अंतिम संस्कार शुरू करता है। इसी बीच एम्मा टाइनी के गंभीर चेहरे को नोटिस करती है। उसे लगता है कि वो बदल गया है और वो इसे उस एकमात्र परिवार की मौत से जोड़ती है जो उसके पास बचा था। एम्मा को याद आता है कि कुछ दिन पहले जब वो उसके घर गई थी, तो उसने उसे अपनी बहन की लाश के ठीक बगल में खाना खाते देखा था। वो सीन उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। और हैरानी की बात यह कि उसने नोटिस किया कि टाइनी की सारी चोटें ठीक हो चुकी थीं। अगले ही पल उसने एलिना की बॉडी उठा ली। एम्मा उसके डिटैच्ड व्यवहार से फ्रीक्ड आउट हो गई। उसने उसे डांटा था, कहा था कि तू मेरी कभी नहीं सुनता जैसे एरिना की सुनता था। उसने सॉलमली थैंक यू कहा था सूप के लिए और वादा किया था कि बदला चुकाएगा।
अब उसे देखकर भी एमा को नहीं पता कि उसके दिमाग में सच में क्या चल रहा था। इसी बीच टाइनी सोच रहा है कि अपनी बहन की मेहरबानी का बदला कैसे चुकाए। उसे याद आता है कि वो हमेशा उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती थी, सिर ऊंचा रखने को कहती थी। अब वो ठान लेता है कि वो ठीक वैसा ही करेगा। सेल्फ ब्लेम में डूबने के बजाय वो मन ही मन अपनी बहन से बात करता है और कसम खाता है कि इस बार वो कोई रिग्रेट के साथ नहीं जिएगा। 1 महीना बीत चुका है। वो हफ्तों की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद माना को जला रहा है। अब आखिरकार वक्त आ गया है वुल्फ से बदला लेने का। वो वुल्फ के अड्डे के सामने खड़ा है। अंडरलिंग्स उसे आते देखते हैं और समझते हैं कि बस एक और भिखारी आ गया है। जब वो कैजुअली पूछता है कि वुल्फ अंदर है क्या, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। एक उनमें से उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टाइनी बीच हवा में उसका हाथ पकड़ लेता है, कलाई को क्रशिंग ग्रिप से जकड़ लेता है। वो उसे चैलेंज करता है, पूछता है कि क्या सच में लगता है कि वो एक बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता। वो गुंडा दर्द से चीखता है और घुटनों पर गिर पड़ता है। टाइनी दूसरे गुंडे की तरफ बढ़ता है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो गैस करता है कि शायद किसी ड्रग का असर है। खुद को कंसोल करते हुए कि बच्चा तो बच्चा ही है, टाइनी का कॉलर पकड़कर उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ टाइनी की शर्ट खींच पाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इंसान की बजाय सॉलिड स्टील का ढेर उठाने की कोशिश कर रहा है। टाइनी उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो क्लियरली उससे ज्यादा हैवी है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वो उस गुंडे को लात मारकर दूर फेंक देता है। असल में टाइनी अपने ग्रोथ से थ्रिल्ड है, क्योंकि उसका माना अब परफेक्टली उसकी फिजिकल बॉडी के साथ सिंक हो चुका है। एक अचीवमेंट जो पिछले जीवन में उसे कभी नहीं मिली। ये सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक उसे माना और फिजिकल फ्रेम के बीच कांस्टेंट इंटरैक्शन बना के स्ट्रॉन्गर बनाती है। एक ओनली डाउनसाइड ये है कि ग्रोथ के लिए उसे मैसिव अमाउंट्स में खाना पड़ता है। एमा की वजह से वो इसे मैनेज कर पाया। जैसे ही वो अपने मोनोलॉग में खो जाता है, बचे हुए गुंडे बस उसे कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड नजरों से देखते रहते हैं। उसे रियलाइज होता है कि न्यूली अवेकेंड माना वीक होती है, लेकिन पहले से इंजर्ड बॉडी में अब्जॉर्ब करना इनक्रेडिबली ईजी होता है। वो गुंडे को ऊपर फेंकता है और आयरॉनिकली उन सबको थैंक यू कहता है कि पहले पीटा था। वो आदमी सीधा बेस की बिल्डिंग में जा गिरता है, क्रैश करता हुआ अंदर घुसता है और अंदर वाले इंट्रूडर को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। वो टाइनी को पहले वाले बैगर किड के रूप में पहचानते हैं। वो मजाक उड़ाते हैं कि वो अकेला और बिना हथियार के आया है, लेकिन टाइनी बस स्मर्क करता है। एक गुंडे का पैर पकड़ते हुए वो डिक्लेयर करता है कि उसके पास वेपन तो है। वो आदमी पैनिक और पेन में चीखता है, क्योंकि टाइनी उसे फ्लेल की तरह घुमाता है और ह्यूमन बॉडी से बाकी गुंडों पर वार करता है। ज्यादातर टेरिफाइड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाउन हो जाते हैं, डिफीटेड बाय हिज ह्यूमन वेपन। छोटे मोटे खत्म होने के बाद अब वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स की तरफ ध्यान देता है। सिर्फ लैंडर के भाई बचे हैं। एक उंगली की फटकार से वो उन्हें चैलेंज करता है कि आओ। लैंडर के एक भाई स्वॉर्ड लेकर तैयार है, हमारे लड़के को चीरने को बेताब। फिर वो रुक जाता है, क्योंकि उसे टाइनी के छोटे से शरीर के चारों ओर स्वर्लिंग माना दिखती है। ग्रीड भड़क उठता है, क्योंकि माना यूजर्स की बॉडीज बहुत हाई प्राइस पर बिकती है। टाइनी इधर नॉनसेलेंटली बोर्ड है, देख रहा है कि जिसे वो वेपन की तरह यूज कर रहा था वो एग्जॉस्टेड है और गिरने को तैयार। उसे याद आता है जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे डांटा था ह्यूमन वेपन यूज करने के लिए। बॉडी एज अ वेपन। उस वक्त अपनी क्रूर फाइटिंग स्टाइल की भरपाई करने के लिए उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट सिखाया था। वही टेक्निक वो अब इन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। दोनों भाई एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनके तलवारों से पीछे हट जाता है। पहले से ही उनकी मूवमेंट्स को पढ़ चुका होता है। वो एक भाई को मुक्का मारता है और दूसरे को लात मारता है। फिर वो एक को पकड़ता है और उसे जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है। शरीर अभी मिट्टी से टकराने भी नहीं पाता कि टाइनी लाइटनिंग स्पीड से उसके पास पहुंचता है और फिर से लात मारता है। आखिरकार वो दोनों को हरा देता है। तब इन्वेडर्स के लीडर वुल्फ आखिरकार सामने आता है। अपनी पिछली जिंदगी से टाइनी पहले से ही जानता है कि वुल्फ असल में एक वेयर बीस्ट है। कोई आम वेयर बीस्ट नहीं, बल्कि सिल्वर वेयर बीस्ट, जो वेयर बीस्ट रॉयल फैमिली के डायरेक्ट वंशज माने जाते हैं। उस वक्त उसे ये पता नहीं चल पाया था कि इतना रेयर वेयर बीस्ट इस तरह की स्लम में कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसे सिर्फ उसे हराने में ही दांत नाखूनों से जूझना पड़ा था। अब वो यकीन करता है कि इस बार सच पता चल जाएगा। वुल्फ को देखकर हैरान रह जाता है कि टाइनी ने उसके आदमियों को इतनी आसानी से संभाल लिया। जब टाइनी उसे चैलेंज करता है कि वो भी उसे मार डालेगा, तो वुल्फ तुरंत ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तैयार हमारे लड़के को सबक सिखाने के लिए। टाइनी संतुष्ट होता है कि वो शुरू से ही फुल पावर पे आ गया,
लेकिन जब वुल्फ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो टाइनी खुद हैरान रह जाता है। वो सिल्वरवेयर बीस्ट नहीं बल्कि बस एक रेगुलर मट है। वुल्फ उसकी इस परसीव्ड इंसल्ट से गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो टाइनी की तरफ झपटता है, बार बार पंजों से नोचता है, उसकी मूवमेंट्स को डॉज करता है। टाइनी स्थिति पर विचार करता है। वुल्फ सच में लैंडर ब्रदर्स से तेज और मजबूत है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं जितना सिल्वरवेयर बीस्ट था जिससे उसने पिछली जिंदगी में लड़ाई की थी। टाइनी वुल्फ के जबड़े को पकड़ता है, अपनी माना से उसे कुचलता है और उसे दूर फेंक देता है। एक बार उसके साथी वेयरबीस्ट ने उसे टिप दिया था कि जब ये लोग कंट्रोल खो देते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना है। अब टाइनी वही टिप यहां अप्लाई करने वाला है। गुस्से में भरा वुल्फ फिर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन टाइनी हर क्लॉ स्वाइप को डॉज कर देता है। एक ब्लाइंड स्पॉट से टाइनी उसे जोरदार लात मारता है और डिक्लेयर करता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। संतुष्ट होकर टाइनी तैयार है उसे मार मारकर मौत के करीब या मौत तक पहुंचा देने के लिए। वो बेरहमी से लातें और मुक्के मारता रहता है। उसे याद आता है जब उसके साथी ने कहा था कि इनसे बीस्ट को बाहर निकालो, क्योंकि वेयर बीस्ट्स ने रीजनरेशन एबिलिटी होती है जो ट्रॉमा हैंडल कर सकती है। अगले ही पल वो वुल्फ को दीवार में फेंक देता है। नतीजतन दीवार में दरार पड़ जाती है और उसमें से कुछ गिर पड़ता है। वुल्फ वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टाइनी नोटिस करता है कि वो होश में आ चुका है। वुल्फ कंफ्यूज होकर सोचता है कि टाइनी उसे क्यों पीट रहा है और उसका मकसद क्या है। टाइनी इस बार उसकी रीढ़ तोड़ने का इरादा रखता है। वो उसे तब तक पीटना चाहता है जब तक वो अपनी बहन से माफी न मांग ले। काम पूरा होने के बाद वो प्रार्थना करता है कि आखिरकार उसकी बहन को सुकून मिल जाए। जब वो अपनी किलिंग इंटेंट जाहिर करता है तो डर के मारे वुल्फ उससे और उसकी बहन से माफी मांगने लगता है। टाइनी डिक्लेयर करता है कि चाहे वो कितना भी उसे मारकर उसकी लाश अपनी बहन की कब्र पर चढ़ाना चाहे, लेकिन वो जानता है कि उसकी बहन वहां वुल्फ का चेहरा देखकर खुश नहीं होगी। इसलिए वो फैसला करता है कि पहले जांच करेगा। वो वुल्फ को धमकाता है कि हर अनआंसर्ड सवाल पर पिटाई होगी। तब टाइनी जमीन पर एक मोनोरो देखता है। वो उसे उठाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि पिछली जिंदगी में ये वहां था। जैसे ही वो उसे छूता है अंदर डार्क एनर्जी महसूस करता है। अगले ही पल वो रॉक के अंदर चेनों में जकड़े हुए एक सिल्वर वेयर बीस्ट को दहाड़ते हुए देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि वो समझ जाता है कि ये क्या है। उसे याद आता है कि उसकी एल्फ कंपेनियन ने उसे एक बार स्पिरिट बीस्ट्स दिखाए थे। ये प्राणी सैकड़ों साल तक माना जमा करते हैं और ज्यादातर रीबर्थ प्रोसेस से गुजरते हैं। स्पिरिट बीस्ट्स बेहद रेयर होते हैं और आमतौर पर सिर्फ एल्फेनहाइम में रहते हैं। उसने तब इतना तो जाना था, खासकर जब उसने उसे स्पिरिट स्टोन दिखाया था जिसमें स्पिरिट का पूरा एसेंस होता है। अब समझते हुए कि वो असल में क्या पकड़े हुए हैं, वो सोचता है कि वुल्फ ने इतनी कीमती चीज कैसे हासिल की, और ये स्पिरिट रॉक डार्क डेमोनिक एनर्जी से दागदार है। सबसे पहले टाइनी बीस्ट को बांधने वाली डार्क चेन्स तोड़ता है। जैसे ही वो करता है, बीस्ट की मेमोरीज से वो हमला हो जाता है। वो देखता है एक सिल्वर वुल्फ को शेडी फिगर्स ने घेर लिया है जो डार्क एनर्जी छोड़ रहे हैं। वो सब तरफ से हमला करते हैं। जब वो हार जाता है तो वो डार्क डैगर से उसके शरीर में छेद करते हैं और स्पिरिट स्टोन निकालते हैं। फिर वो देखता है एक बच्चे को वो स्टोन सौंपा जाता है। अगले पल वो बच्चा उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और वुल्फ बन जाता है। टाइनी समझ जाता है कि ये ट्विस्टेड मेथड है जिससे ह्यूमन से आर्टिफिशियल वेयरबीस्ट बनाया जाता है। अब सब साफ है। वुल्फ इस बार स्टोन को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, इसलिए वो सिल्वर वेयरबीस्ट नहीं बन पाया। सिल्वर वुल्फ का स्पिरिट आगे बढ़ता है इंसानी वुल्फ से बदला लेने को। टाइनी उसे रोकता है और डिक्लेयर करता है कि वो वुल्फ को और ज्यादा तकलीफ देना, फिर मौत देना चाहता है। वो हैरान होता है कि सिल्वर वुल्फ सच में उसे समझता हुआ लगता है। उसे याद आता है कि एस्टीना ने एक बार कहा था कि अगर किसी इंसान की सोल प्योर हो और पर्याप्त माना हो तो वो स्पिरिट मेज बन सकता है। उसने इम्प्लाई किया था कि बच्चों के पास सबसे अच्छा मौका होता है। वो सोचता है कि चूंकि वो फिर से यंग है, शायद वो क्वालिफाई कर सकता है स्पिरिट मेज के तौर पर, इसलिए बीस्ट उसे समझ रहा है। हालांकि वो गंभीरता से डाउट करता है कि उसकी सोल प्योर है। जवाब खुद स्पिरिट बीस्ट से मिलता है, जो बताता है कि जब उसने चेन्स तोड़ी तो उसका माना शैटर्ड स्टोन की क्रैक्स में भर गया, जिससे वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टाइनी पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। स्पिरिट बीस्ट तुरंत सिर हिलाता है। हाथ बढ़ाकर टाइनी एक्साइटेड होकर ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार होता है। वो जानता है कि ट्रेडिशनल मैजिक के उलट स्पिरिट्स को मैगर द्वारा कॉन्स्टेंटली मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद फिजिकल पार्टनर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं।
बस समनर से स्टेडी माना सप्लाई चाहिए। इतना ही नहीं, वो अपने मेज के साथ साथ स्ट्रॉन्गर भी होते जाते हैं। यही वजह थी कि एस्टीना को 10 नाइट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। स्पिरिट बीस्ट एक कंडीशन रखता है, वो अपने एनिमी से रिवेंज चाहता है। हमारा लड़का तुरंत अग्री कर लेता है क्योंकि वो पहले से ही फोर्सेस ऑफ डार्कनेस के खिलाफ जाने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल स्टेज पूरा हो जाता है। टाइनी फैसला करता है कि अब अपने नए पार्टनर को नाम देना चाहिए। वो उसे वॉलैंग कहता है, जो मून वुल्फ का ट्विस्टेड प्ले है। अब बड़ा सवाल ये है कि वुल्फ को शैडो से सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं। वो यकीन करता है कि ये लोग फोर्सेस ऑफ डार्कनेस से हैं क्योंकि उसने डार्क एनर्जी महसूस की थी। ये डीमन फॉलोअर्स हैं, फेनेटिक्स जो गॉड की जगह डीमंस की पूजा करते हैं। डीमन फॉलोअर्स बीस्ट लॉर्ड की आर्मी के आने से पहले तबाही मचा रहे थे। उस दौरान टाइनी लैबिरिंथ के अंदर था, इसलिए उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वो वुल्फ को लात मारता है और डिमांड करता है कि बताओ, क्या डीमन फॉलोअर्स ने तुम्हें स्पिरिट स्टोन दिया? जब वो अपने डेज से बाहर नहीं आता तो टाइनी वुलैंग से हैंडल करने को कहता है। वुलैंग एक दहाड़ मारता है जो उसे झटके से जगा देता है। टाइनी सवाल दोहराता है, ये भी जोड़ते हुए कि वो उनके लोकेशन और करंट प्लान्स भी जानना चाहता है। वुल्फ मिनिसिंगली हंसता है। वो बताता है कि वो उनके लिए बस एक एक्सपेरिमेंट है और वो टाइनी को इसकी सजा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो उनकी पावर का जिक्र करता है, उसका सिर फट जाता है। टाइनी तुरंत समझ जाता है कि उन्होंने उस पर कोई स्पेल डाला था ताकि वो चुप रहे। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वुल्फ ने धमकी दी थी कि वो उसे हंट डाउन करेंगे। उस वक्त उसने सोचा था कि वुल्फ अपने अंडरलिंग्स की बात कर रहा है, लेकिन जब उसने उन आदमियों की जांच की थी तो उन्हें भी पता नहीं था कि वुल्फ वेयर बीस्ट है। अभी के लिए इस मामले को रेस्टिंग पर लेते हुए वो दीवार की क्रैक की तरफ देखता है, सोचते हुए कि और क्या। उसमें क्या है? वो वुल्फ की लाश को दीवार से टकराता है। उस अतिरिक्त बल से पूरी संरचना टूटकर पूरी तरह ढह जाती है और एक हिडन सेफ सामने आ जाता है। टाइनी फैसला करता है कि जब मौका मिलेगा तो ये जानकारी वो एसगार्ड को बताएगा। वो डिक्लेयर करता है कि वो अपने पुराने साथियों पर भरोसा करता है, फिर खुद को करेक्ट करता है। एसगार्ड उसका फ्यूचर कंपेनियन होने वाला है। वो सेफ खोलता है और अंदर मैसिव ट्रेजर पाता है। लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज में है, वैलेंशिया का सील वाला रिंग। उसे उस रिंग की जरूरत है ताकि वो ईगार्ड के करीब पहुंच सके। यही वो रिंग है जो क्लोए ने उसे दिया था। उसने कहा था कि इस रिंग के साथ आकर उसे ढूंढना, वो उसकी मदद करेगी। उस वक्त उसने कहा था कि तुम पहले से ही जानते होगे कि मैं कौन हूं। टाइनी जानता है कि एज़ॉन एम्पायर में हर कोई जानता है कि वो क्लोए वॉन वैलेंशिया है। वो एसगार्ड की सबसे छोटी बेटी है, अपनी काइंड बिहेवियर के लिए वेल नोन है और वैलेंशिया की एंजल के नाम से मशहूर है। जब वो 16 साल की हुई तो वो टेरिटरी में घूमने निकली। वैलेंशिया की कस्टम थी कि जब उनके बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तो वो टेरिटरी के हर टेम्पल में फ्लोरल ट्रिब्यूट्स चढ़ाते हैं ताकि उनका नाम मशहूर हो। तभी वो फिलिस एस्टेट के इनवाइटेड डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, जो ड्यूक के टेरिटरी की बॉर्डर पर पड़ता है। पिछली जिंदगी में उसने इतनी देर से बदला लिया था कि रिंग क्लेम करने का समय ही नहीं मिला, इसलिए उस वक्त वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो इसका इस्तेमाल करके ईगार्ड से मीटिंग सिक्योर कर सकता है। अब उसे पता है कि एक और शख्स आने वाला है। टाइनी सही था। क्राइम सीन पर एक नाइट प्रकट होता है। नाइट ऑब्जर्व करता है कि कल्प्रिट जरूर मैना यूजर होना चाहिए। जिस तरह उसने एक आदमी को पैर से पकड़कर घुमाया था, उससे साफ लगता है। वो बिलीव नहीं कर पाता कि ये किसी बच्चे का काम हो सकता है। जब गूंस कंफर्म करते हैं तो वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता, उन्हें ड्रग्स लेने का इल्जाम लगाता है और ऐसी कहानियां गढ़ने का ताना मारता है। फिर वो वुल्फ द्वारा लाइन में न रखे जाने की वजह से एक को लात मारता है। ये आदमी है सर राम, फिल्स एस्टेट गार्ड्स का कैप्टन, जो इस इंसिडेंट के सेटल होने के बाद वुल्फ से और भी ज्यादा पैसा ऐंठने का इरादा रखता है। लेकिन उसके प्लान्स तब इंटरप्ट होते हैं जब टाइनी स्टेयरकेस पर प्रकट होता है। राम डिमांड करता है कि क्या तुम ही इस कार्नेज के जिम्मेदार हो? टाइनी कैजुअली कन्फेस करता है और जैसे ही राम उसकी ओडेसिटी पर गुस्से से लाल हो जाता है, टाइनी पॉइंट आउट करता है कि उसने तो बस एक कॉमनर जैसे वुल्फ को पीटा है। राम जैसी स्टेटस वाले नाइट के पर्सनली अटेंड करने लायक मामला नहीं है। वो ड्राइली नोट करता है कि राम का यहाँ होना जरूर ये मतलब रखता है कि वो वुल्फ से सब्सटैंशियल हश मनी ले रहा है। ये इंसल्ट कैप्टन को ब्लाइंड रेज में ले आता है। तुरंत अपनी मैना एक्टिवेट करके स्ट्राइक करने लगता है, लेकिन उसका डिस्प्ले सिर्फ टाइनी की साइलेंट स्कॉन कमाता है।
टाइनी नोटिस करता है कि कैप्टन अभी मैना यूजेज के सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचा है। राम के हिट करने से पहले टाइनी उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा देता है। समझ जाता है कि वो इस आदमी को फुल पावर इस्तेमाल किए बिना भी हैंडल कर सकता है। वो राम की तरफ रश करता है, नी स्ट्राइक मारने वाला होता है, लेकिन दुश्मन उसे रोक लेता है। राम उसकी पावर को एक्नॉलेज करता है। बच्चे के लिए तो बहुत है, और उसे पुश अवे कर देता है। टाइनी सिर्फ इतनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है कि नेगोशिएशन हो सके। अभी वो लॉर्ड को अपना एनिमी नहीं बना सकता। वो हवा में लीप करता है और पीछे हट जाता है। राम के कमांड में कई नाइट्स हैं, इसलिए बस उसे बैक डाउन कराने का तरीका चाहिए। राम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसकी अटैक्स डॉज हो रही हैं। वो स्वॉर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जब वो वुलैंग को टाइनी के पीछे खड़े देखता है। टाइनी राम के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट जैसी जगह पर स्पिरिट बीस्ट देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टाइनी स्ट्रेट टू द पॉइंट आता है। वो जानता है कि राम को सिर्फ पेमेंट की टेंशन है, इसलिए वो ऑफर करता है कि वो वुल्फ जितना ही पैसा देगा। राम बिलीव नहीं कर पाता कि कोई बच्चा इतना अफोर्ड कर सकता है। वो अज्यूम करता है कि टाइनी कोई ओल्डर मेज है जो मैजिक से अपना ट्रू अपीयरेंस छुपा रहा है। टाइनी क्लेम करता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट में काफी रेप्यूटेशन बना ली है। राम अपनी लक आजमाता है। कहता है कि वुल्फ ने उसे 5 प्लैटिनम कॉइन्स दिए थे। क्या टाइनी मैच कर सकता है? टाइनी बेट नहीं लेता, क्योंकि वो गेस करता है कि वुल्फ ने असल में 1 प्लैटिनम कॉइन दिया था, इसलिए वो 1.5 ऑफर करता है। राम ऑफर पर एंग्री हो जाता है। थ्रेट बोलने से पहले ही वुलैंग एक दहाड़ मारता है जो उसे ट्रैक्स में फ्रीज कर देता है। टाइनी कामली थ्रेटन करता है कि अगर डील नहीं लिया तो उसकी लाइफ खतरे में होगी। आखिरकार राम स्वॉर्ड शीथ कर लेता है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई बच्चा ऐसा मूव करेगा। टाइनी उससे फाइनल डिसीजन पूछता है। राम जवाब देता है कि वो मंथ के अंत तक पेमेंट का इंतजार करेगा। बाकी गूंज उससे प्लीड करते हैं कि उन्हें ऐसे मत छोड़ो, लेकिन राम गुस्से में एक को स्मैक करके असाइड कर देता है। टाइनी फिर कॉइन्स राम की तरफ फेंकता है। वो कहता है कि लॉर्ड से मीटिंग अरेंज करवाओ ताकि वो इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट की ओनरशिप क्लेम कर सके। राम प्रॉमिस करता है कि वो लॉर्ड को यहाँ का पूरा वाकया बताएगा, लेकिन रिमाइंड करता है कि अगर पेमेंट्स कंटिन्यू नहीं हुए तो लॉर्ड की रात फेस करनी पड़ेगी। जैसे ही वो जाता है, टाइनी हॉटली वंडर करता है कि क्या वो दिन सच में भी आएगा भी। वो उन गूंस की तरफ मुड़ता है जो स्नीक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑर्डर देता है कि इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट में अभी जितनी भी वर्किंग वुमेन और बेगर चिल्ड्रन हैं, सबको यहाँ लाओ। वो कोल्ड थ्रेड जोड़ता है। अगर वो 1 मिनट भी लेट हुए तो हर मिनट गुजरने पर एक आदमी को मार डालेगा। अगर भागने की कोशिश की तो वॉर्न करता है कि उसका स्पिरिट बीस्ट उन्हें हंट डाउन करके फिनिश कर देगा। वो उन्हें एग्जैक्टली 1 घंटा देता है। टेरिफाइड होकर वो सब रश ऑफ करके ऑर्डर्स ओबे करने लगते हैं। अगर सब उसके प्लान के अनुसार चला तो वो इस जगह से 1 हफ्ते में फ्री हो जाएगा। फिर आखिरकार ई गार्ड से मिल सकेगा। थोड़ी देर बाद टेरिफाइड गूंज सबको अंदर ले आते हैं। एम्मा भी उनमें है, जो उसे वहां देखकर वरिड हो जाती है। उसकी आंखें उसके नकल्स पर लगे ब्लड पर फिक्स हो जाती हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि ये उसका ब्लड नहीं, वुल्फ का ब्लड है। वो सबको वुल्फ की डेड बॉडी दिखाता है और क्लेम करता है कि वो आदमी आखिरकार मर चुका है। सब वरिड हो जाते हैं क्योंकि वुल्फ लॉर्ड का सपोर्टर था। उन्हें डर है कि लॉर्ड की रात उन पर आएगी। जब वो पॉइंट आउट करते हैं कि नोबल को डिसीव करना क्राइम है, तो टाइनी कंफर्म करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वैलेंशिया के ड्यूक को भी पता चलेगा कि लॉर्ड उससे झूठ बोल रहा था। अब उसके पास प्रूफ है। वो लॉर्ड की करप्शन को ड्यूक के सामने रिवील करने वाला है। कुछ दिनों बाद 2 गार्ड्स बिजी डिस्कस करते हैं कि राम गायब क्यों है। वो अभी प्रोबेशन पर है, इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंट की वजह से। वो अज्यूम करते हैं कि ये बस थग्स के बीच पावर स्ट्रगल था। हालांकि रूमर्स सुने हैं मिस्टीरियस घोस्ट या जायंट वुल्फ के बारे में, लेकिन वो एक शब्द भी बिलीव नहीं करते। थग्स हमेशा एग्जैजरेट करते हैं। वो भी, वुल्फ मर चुका है और उसकी पूरी फॉर्चून चोरी हो गई है। राम को नए बॉस को हैंडल ना कर पाने की सजा मिली। इंसिडेंट के बाद से इन्वाइटर डिस्ट्रिक्ट की सारी शॉप्स बंद है, जिससे मर्चेंट्स की कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई है। लॉर्ड मिनट बाय मिनट एंग्रियर हो रहा है, क्योंकि उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सूख रही है। फाइनली वो नए बॉस को अपनी रेजिडेंस पर समन करता है। इस बीच हमारा लड़का उन 2 गार्ड्स की गॉसिप सुन रहा है। उस दिन टाइनी ने टॉपिक उठाया था कि अगर फिल्स के लॉर्ड के क्राइम्स एसगार्ड के सामने रिवील हो गए तो क्या होगा। पिछली जिंदगी में उसने लेजर्स मिलने के बाद भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो अज्यूम करता था कि सारे नोबल्स एक जैसे हैं। उस वक्त उसने वुल्फ की फॉर्चून का आधा और लेजर्स लॉर्ड को दे दिए थे।
बदले में कुछ एक्वेंटेंसेस को रिलीज करवाया था। वो तब इतना स्मार्ट नहीं था। केवल नाइट बनने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि हमेशा लोअर नोबल से ऊपर कोई सुपीरियर नोबल होता है। वो एम्मा की तरफ मुड़ता है और डिक्लेयर करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब वुल्फ के रूल से फ्री हैं। फिर वो उन्हें अशर करता है कि अपना रिवेंज लो। ऑन क्यू एम्मा सबसे पहले वुल्फ की बॉडी को किक करती है, फ्रस्ट्रेशन वेंट करने के लिए। उससे एनकरेज्ड होकर सब कॉप्स को बीट करने लगते हैं, अपनी ग्रीफ रिलीज करने के लिए। टाइनी जानता था उसका दर्द पूरी तरह कभी नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। फिर भी उसने वुल्फ के पैसे उन्हें ऑफर किए, कहा कि जितना चाहो ले लो। उसने उन्हें कहा कि वो गोल्ड लें और इन डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले जाएं। सब हैरान रह गए, रियलाइज करते हुए कि वो पूरी फॉर्चून दे रहा है। एमा ने पूछा कि तुम्हारा शेयर क्या हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो पहले ही जो चाहिए था ले चुका है। उसने एम्फसाइज किया कि तुम्हें भी पैसा चाहिए, भले ही तुम अभी इसकी इंपॉर्टेंस पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। फिर वो उन औरतों की तरफ मुड़ा जिनकी आंखों में अब ग्रीड आ गई थी। उसने उन्हें थ्रेटन किया कि अगर इस पैसे से कोई क्राइम किया या लॉर्ड के पास गए तो वूलिंग उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। स्पिरिट बीस्ट को देखकर सब टेरिफाइड हो गए। वो एमा की तरफ मुड़ा और रेकमेंड किया कि अगर तुम जाना चाहती हो तो डायान के पास जाओ। उसने सजेस्ट किया कि सब साथ ट्रैवल करें और मर्सिनरीज हायर करके एस्कॉर्ट ले लें। जब एमा ने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे कहीं और जाना है। एमा पहले वरीड हुई, लेकिन वुलिंग को देखकर समझ गई कि वो फाइन रहेगा। वो डायान के पास जाने को अग्री कर गई, लेकिन उसे कहा कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो उसे ढूंढ लेना। उसने थैंक यू कहा। उस दिन से फिलीज एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की सारी ऑपरेशंस परमानेंटली बंद हो गईं। प्रेजेंट में एक गार्ड नए बॉस का नाम पूछता है। ठीक उसी पल वो टाइनी को वहां खड़े देखते हैं और वो आंसर करता है कि न्यू बॉस का नाम टाइनी है। वो वॉर्न करते हैं कि कोई कॉमनर किड लॉर्ड की रेजिडेंस के पास फ्रीली नहीं घूम सकता। फिर पहला गार्ड अचानक वंडर करता है कि ये बच्चा बॉस का नाम कैसे जानता है। सिल्वर वुल्फ को समन करके टाइनी सच रिवील करता है कि इसलिए क्योंकि वो खुद बॉस है। कैसल के अंदर वो बोर हो जाता है ये देखकर कि फिर से उसकी स्मॉल बॉडी की वजह से उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो क्रैन के सामने खड़ा है जो नाइट्स ऑफ फाइल्स का कमांडर है। क्रैन कमेंट करता है कि वो कितना यंग है, राहम से पहले ही उसके बारे में सुन चुका है। टाइनी टॉन्ट करता है कि गेस्ट को जज करते हुए वेट करवाना पोलाइट नहीं है। कमांडर फ्यूरियस हो जाता है और उसे अपनी प्लेस याद दिलाता है। टाइनी रिटॉर्ट करता है कि क्रैन को अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। लॉर्ड से इन्फीरियर है, इसीलिए लॉर्ड्स गेस्ट के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। कमांडर स्नियर करता है कि टाइनी गटर की बदबू आ रही है। टाइनी बैकशॉट करता है कि क्रैन ही बदबू आ रहा है। इन्फ्यूरिएटेड होकर क्रैन सोड एंड शीथ कर लेता है। बटलर उनके बीच आ जाता है, क्रैन को रिमाइंड करता है कि लॉर्ड वेट कर रहा है। क्रैन आखिरकार अपोलोजाइज करता है और ब्लेड शीथ कर लेता है। टाइनी को वॉर्न करता है कि वर्ड्स रिस्ट्रेन करो क्योंकि लॉर्ड स्ट्रिक्ट आदमी है। टाइनी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता। क्रैन अभी भी फ्यूमिंग डिसाइड करता है कि जैसे ही लॉर्ड का वर्ड मिला वो इस बॉय को किल कर देगा। क्रैन फिर लॉर्ड को टाइनी के अराइवल की जानकारी देता है। लॉर्ड उन्हें अंदर आने की परमिशन देता है। डोर से गुजरते ही टाइनी लॉर्ड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। शॉक कंसील करके वो तुरंत प्रॉपरली बो करके ग्रीट करता है, जिससे क्रैन वंडर करता है कि ये मैनर्स कहाँ से सीखे। टाइनी रिप्लाई करता है कि वो लॉर्ड को राइट वे से ग्रीट करने की प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ टाइनी उसे अपनी पास्ट लाइफ से रिमेंबर करता है। उस वक्त ये आदमी ओबीज एडिक्ट था। ये वर्जन शायद ड्रग्स पर हुक्ड होने से पहले का फिट वाला है। हेल्थ जो भी हो, करप्ट लॉर्ड तो है ही। लेजर को एसगार्ड के पास एविडेंस के तौर पर टायन के खिलाफ भेजने से वो श्योरली एंड हो जाएगा। बस टाइनी को उसे राइट देयर रखना है। लॉर्ड कमेंट करता है कि तुम्हारे मैनर्स मेरे लिए क्रैन से बेहतर हैं। टाइनी हम्बली एक्ट करता है जैसे स्वॉर्ड और उसके मास्टर को सेम वे नहीं ट्रीट कर सकता। फिर वो टोटल बॉम्बशेल ड्रॉप करता है। वो टायन का नाइट बनना चाहता है। टाइमन इसे इंटरप्रेट करता है कि टाइनी क्रैन को कंपेटिटर मान रहा है और उसकी एम्बिशन से इंट्रीग्ड हो जाता है। लेकिन वो सस्पेक्ट करता है कि टाइनी एक्चुअली बच्चा नहीं है, शायद ड्वार्फ या एल्फ ब्लड हो। टाइनी इंसिस्ट करता है कि वो सिर्फ 13 साल का है, जिससे क्रैन कंप्लीटली अबैक रह जाता है। टीमन उठता है और रियल टॉपिक पर आता है। इन्व डिस्ट्रिक्ट से इनकम डिस्ट्रॉय करने वाला कोई जो सच में उसका नाइट बनना चाहता है। टीमन डीड्स का आंसर डिमांड करता है। टाइनी जवाब देता है कि वो सब लॉर्ड सेक के लिए किया। टीमन रिप्लाई से स्पीचलेस रह जाता है।
वो कंटिन्यू करता है कि भले ही टीमन स्मार्ट लगता हो, लेकिन रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है शायद नहीं जानता। क्रैन तुरंत किल करने की ऑफर करता है, लेकिन टाइनी रीजनिंग क्लैरिफाई करता है। वो क्लेम करता है कि र्यूमर्स फैलने लगे थे कि वैलेंटिनो को टाइमन्स टेरिटरी में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रेड की भनक आ रही है। क्रैन मेंशन पर फ्लिंच कर जाता है। टाइनी खोए के कमिंग ऑफ एज विजिट का जिक्र करता है इन्व डिस्ट्रिक्ट में। कहता है कि जो लोग उसके साथ थे उनसे सुना था। वो आर्ग्यू करता है कि मैसिव प्रॉब्लम बनने से पहले ही टाइमन्स बिहाफ पर सब सॉर्ट आउट कर दिया। टाइनी इंटरनली ग्रिन करता है, ट्रूथ को सक्सेसफुली ट्विस्ट करके, जबकि टाइमन स्टोरी वेरीफाई करने की कोशिश करता है। टीमन कॉन्टेम्पलेट करता है कि क्या एगार्ड खोए के विजिट से पहले कुछ प्लान कर रहा है। क्रैन टाइनी की एक्सप्लेनेशन को डाउनप्ले करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमन उसे शाउट करके स्टे आउट ऑफ इट कहता है। क्रैन इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। आखिरकार टाइमन टाइनी के एक्शंस की प्रेस करता है, भले ही थोड़ा रफली हैंडल किया हो। टाइनी थैंक यू कहता है, लेकिन टाइमन अभी भी सस्पिशियस है। उसे पहले ही पता चल चुका है कि टाइनी के पास स्पिरिट वुल्फ है। वो डार्कली डिमांड करता है कि क्या टाइनी ने वुल्फ के स्पिरिट स्टोन से चुराया है। हमारा लड़का ये ओवरलुक कर गया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टायन को स्टोन के बारे में एक्चुअली पता है। अगले पल वुलैंग उसके पास अपीयर हो जाता है। वुल्फ की हेल्प से टाइनी वो देख पाता है जो नेकेड आई से नहीं देख सकता। टीमन के चारों तरफ स्वर्लिंग डार्क एनर्जी, मतलब वो डार्क मेज है। टाइनी जानता है कि डीमंस पावर देते हैं उनको जो सैक्रिफाइसेस प्रोवाइड करते हैं। डीमन के डबल सर्कल को देखकर उसने हंड्रेड्स ऑफ कॉप्सेस या डजन्स ऑफ लाइव पीपल ऑफर किए होंगे। सडनली क्लिक होता है जब टाइनी रिमेंबर करता है कि गूंज ने उसकी सिस्टर की बॉडी लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कॉप्सेस अच्छे पैसे में बिक रहे हैं। वो कंक्लूड करता है कि टाइमन ही इन्व में बॉडीज खरीद रहा था, मतलब वुल्फ को शुरू से डार्क मेज का बैकिंग था। वो वंडर करता है कि वुल्फ एक्चुअली कौन था। टीमन डिमांड करता है, लेकिन टाइनी डम प्ले करता है। टीमन तुरंत नाइट को सिग्नल करता है, जो स्वॉर्ड अनशीथ करके टाइनी पर अटैक करने वाला होता है। हमारा लड़का जानता है कि करंट पावर से दोनों को नहीं ले सकता, लेकिन फेमिलियर समन कर लेता है। वुलैंग पीछे अपीयर होता है और उसकी रॉड से क्रैन ट्रैक्स में फ्रीज हो जाता है, लेकिन टीमन टोटली अनफेज्ड है। वो वुल्फ को यूजलेस कर्स करता है और डिसाइड करता है कि टेस्ट सब्जेक्ट चेंज कर लेगा। ये सुनकर टाइनी गैस करता है कि शायद वो उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करने वाले हैं। टीमन क्रैन से किड की स्ट्रेंथ पूछता है और क्रैन आंसर करता है कि टाइनी जल्द ही सेकंड स्टेज तक पहुंच जाएगा। टीमन कमेंट करता है कि ये उसे नाइट के लेवल पर लाता है। क्रैन पॉइंट आउट करता है कि कितना जीनियस होना चाहिए जो खुद माना अवेकन कर ले, खासकर नोबल नहीं होने के बावजूद जो बर्थ से सीखते हैं। टीमन अबैक रह जाता है। क्रैन नोट करता है कि खुद माना अवेकन करना रेयर है, लेकिन टाइनी का माना रिफाइंड है और लीक नहीं हो रहा। माना सर्कल स्टेबल है, मतलब किसी ने सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक सिखाई होगी। टीमन जानना चाहता है कि किसने सिखाई। टाइनी अंडरस्टैंड करता है कि टीमन बिलीव नहीं करेगा अगर वो क्लेम करे कि सीक्रेट ग्रोथ टेक्निक खुद क्रिएट की है। इसीलिए वो लाई करता है कि पेरेंट्स ने फिलीज आने से पहले सिखाई थी। एक्सप्लेन करता है कि बेबी से ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई गई, बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी इंपॉर्टेंट थी। टीमन पॉज करके प्रोसेस करता है। टाइनी जानता है कि टीमन वेरीफाई नहीं कर सकता इतने सारे रेफ्यूजीज इन डिस्ट्रिक्ट में आए क्योंकि टाइमन ने इनकम बूस्ट करने के लिए अलाउ किया था। टाइनी एक्सक्लेम करता है कि उसकी स्ट्रेंथ ही प्रूफ काफी है। सरप्राइज्ड होते हुए टीमन एक्सेप्ट करता है कि टाइनी को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से बात को छोड़ देगा, और वो सही था। टाइमन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फैसला करता है कि अब किसी और को खुद जज करने देगा। टाइनी से कहता है, तुम यहीं रुको। फिर कमेंट करता है, तुमने वुल्फ को मारकर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड कर दी। टाइनी सोचने लगता है, ये मिस्ट्री पर्सन कौन हो सकता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब ख्याल आता है कि शायद वो उस ग्रुप का हिस्सा है जिसके बारे में वुल्फ ने उसे बताया था। चूंकि टाइमन डार्क मेज है, तो गैस करता है कि ये नया आने वाला भी वैसा ही होगा। अगर इतने पावरफुल किसी के हाथ लग गया तो नाइटमेयर सिनेरियो बन जाएगा। टाइमन उसके ख्यालों को इंटरप्ट करता है। ऑफर एक्सेप्ट करते हो? टाइनी तुरंत डिक्लेयर कर देता है, मैं लॉयल हूं। फिर पूछता है, ये आने वाला गेस्ट कोई इंपॉर्टेंट इंसान है क्या? टाइमन कंफर्म करता है और वॉर्न करता है, एक्सट्रीमली पोलाइट रहना, समझे? टाइनी अब कैलकुलेशंस करने लगता है। 3 दिन में एसगार्ड लेजर रिव्यू कर लेगा और सच पता चल जाएगा। फिर डिसिप्लिनरी आर्मी असेंबल करने में 3 दिन और, फाइल्स स्टेट तक पहुंचने में और समय, कुल मिलाकर आधा महीना लगेगा हेल्प आने में। वो होप करता है कि ये स्पेशल पर्सन उस विंडो के बाद आए। एक्सक्यूज बनाकर पूछता है, मैं एटिकेट स्टडी करना चाहता हूँ, गेस्ट को प्रॉपरली ग्रीट करने के लिए।
गेस्ट कब अराइव करेगा? टाइमन जवाब देता है, लगभग 1 हफ्ते में। टाइनी ये सुनते ही टेंस हो जाता है। बाद में वो अपने नए प्रॉब्लम पर कॉन्टेम्पलेट करता है। मिस्ट्री पर्सन सिर्फ 1 हफ्ते में आ रहा है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, भाग जाओ। इन्वेडर डिस्ट्रिक्ट के लोग पहले ही चले गए हैं, तो लॉर्ड्समैन से डिसअपियर करना आसान होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वांटेड मैन बन जाएगा। बाद में ई गार्ड से मिलने में मैसिव इश्यूज आएंगे, और वो मीटिंग स्मूथली बिना ऑब्स्टिकल्स के होनी चाहिए। वैसे भी भागने का ख्याल आते ही उसे गुस्सा आता है। वो जानता है अभी स्ट्रांग इनफ नहीं है, लेकिन सोचता है शायद कोई वे मिल जाए जीतने का। अब दूसरा ऑप्शन, चूंकि पर्सन 1 हफ्ते में आ रहा है, तो सब डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली कौन है। वो सोचता है शायद कोई ऑफिशियल, लेकिन फिर याद आता है कि टाइमन ने कहा था, लेट दिस पर्सन सी फॉर देमसेल्व्स। सिचुएशन कॉन्टेम्पलेट करने पर रियलाइज करता है, यहां इतना क्वाइट है, कोई हाई रैंकिंग नोबल नहीं हो सकता। जितना वो जज कर पा रहा है, ये शेडी इंसान होना चाहिए। टाइनी डिसाइड करता है फिलाडेल्फिया में केओस क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्सन के आने से पहले। मैसिव सीन बनाऊंगा, पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करूंगा, ताकि गेस्ट विजिट डिले कर दे या कैंसिल ही कर दे। रश्ड प्लान है, लेकिन बेस्ट शॉट है। लेकिन इसके लिए स्ट्रांग इनफ होना पड़ेगा टाइमन और क्रैन दोनों को टेक डाउन करने लायक। वो सोचते सोचते रुक जाता है, क्योंकि इतना एक्सरसाइज करने के बाद भूख लग रही है इनक्रेडिबली। थोड़ी देर बाद सब हैरान रह जाते हैं, इस उम्र का बच्चा इतना खा रहा है। गेस करते हैं शायद ड्वार्फ ब्लड है, क्योंकि ड्वार्फ्स ऑक्स जितना खाते हैं। सबकी स्टेयरिंग से अनफेज्ड हमारा लड़का दिल भर कर खाता है। अब माना बॉडी सिंक्रोनाइजेशन फिजिकल बॉडी के साथ कंप्लीट हो गई है, तो स्ट्रॉन्गर होने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए। रियलाइज करता है स्पिरिट मेडिसिन या सीक्रेट एलिक्सर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पेस को मेंटेन करने के लिए। खाना बीच में इंटरप्ट होता है। सर ग्रांट नाम का नाइट आता है क्लियरली लेक्चर देने। टाइनी नॉनशलेंटली पूछता है, क्या प्रॉब्लम है भाई? नाइट डिमांड करता है एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखाओ। टाइनी कन्विंस नहीं होता, जो सिर्फ बच्चे से फाइट पिक करने आया है उसे रिस्पेक्ट क्यों? वो फर्दर प्रोवोक करता है, कूल रहते हुए उसको कहता है इंसल्ट वाला वर्ड, लेकिन स्टोरी में इम्प्लाइड। इन्फ्यूरिएटेड होकर ग्रैंट पंच मारने की कोशिश करता है डिसरिस्पेक्ट के लिए। तभी ग्रेन नाम का दूसरा आदमी सीन देखता है और ग्रैंट को काम डाउन करने को कहता है, ये तो बच्चा है। ठीक उसी पल क्रेन पीछे से आता है और ग्रेन को कहता है, इंटरप्ट मत करो। टाइनी स्मर्क करता है, रियलाइज करता है कमांडर यहां स्किल्स टेस्ट करने आया है। वो उठता है, रेडी हो जाता है फाइट दिखाने के लिए। जानता है कि टाइमन ही सबके स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। बाहर सर ग्रांट रेडी है लेसन सिखाने के लिए। टाइनी रिमाइंड करता है, मैं अनार्म्ड हूं, बाद में रिग्रेट करोगे। कमेंट सुनकर नाइट चकल करता है, कहता है स्वॉर्ड उठा लो, इंस्टेंटली फिनिश कर दूंगा। फिर मॉक करता है, कोल्ड फीट हो रहे हैं क्या? जवाब में टाइनी उसकी एंकल पर किक मारता है। ग्रांट स्टंबल करता है, बैलेंस बनाता है और पंच मारने की कोशिश करता है। टाइनी डक करके डॉज करता है। माना फुट में गैदर करके फिर शिन पर अटैक करता है। नाइट पेन में ग्रोन करता है। ग्रांट बिलीव नहीं कर पाता, फर्स्ट स्टेज में इतनी पावर। पैर दुख रहे हैं लेकिन लूज नहीं करना चाहता। टाइनी उसकी स्ट्रांग विल नोटिस करता है। टोटली एनरेज नाइट फिर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टाइनी स्लिप अवे कर लेता है। फिर लीप करके ग्रांट के शोल्डर पर पर्च हो जाता है। माना इन्फ्यूज्ड हैंड से नाइट का फेस ग्रैब करता है, मॉक करता है, मारूंगा नहीं। अगले ही पल उसे ग्राउंड पर पटक देता है। टाइनी डिक्लेयर करता है, नाइट्स कुछ स्पेशल नहीं है। सब शॉक्ड, मर्मर्स भर जाते हैं। एक नाइट बच्चे से हार गया। क्रैन की आईज नैरो हो जाती हैं। ये सब टाइनी का प्लान था। फेमिलियर समन किए बिना सबके सामने नाइट को डिफीट करके प्रूव कर दिया कि वो कितना टैलेंटेड है। रेयर टैलेंट को देखकर लॉर्ड उसे किल नहीं करेगा। इस तरह प्लान सक्सीड हो सकेगा। अचानक शार्क पेन बॉडी में वो स्टंबल करता है, गिरने से रोकता है और सोचता है ओवर एक्सर्ट कर दिया क्या? फाइट में सारी माना यूज कर दी थी ग्रांट के गार्ड डाउन होने पर अटैक करने के लिए। वो लेवल्स अबव था, यही एक वे था डिफीट करने का। पिछली लाइफ में ऐसा करने पर स्ट्रगल होता था, क्योंकि माना बॉडी फिजिकल बॉडी को रिकवर करने देता था, लेकिन माना रिकवरी स्लो था। अब माना और फिजिकल बॉडी सिंक्ड है तो इशू नहीं, ट्रेनिंग भी ईजियर हो गई। वो डिटर्मिन हो जाता है बहुत स्ट्रॉन्गर बनना है। बाद में लॉर्ड के साथ मील के लिए इनवाइट होता है। पता चलता है ई गार्ड ने मूव कर दिया है। डाइनिंग टेबल पर टाइमन एडमिट करता है, मैंने तुम्हें जल्दी जज किया। टाइनी थैंक्स करता है, मेरी एबिलिटी चेक करने के बाद ट्रस्ट किया। मेड फूड सर्व करती है। टाइमन बताता है ये यंग काफ का स्टेक है, और भी कई डिशेस तैयार की है। टाइनी कमेंट करता है, सुबह सुबह मीट थोड़ा हैवी होता है। टाइमन सरप्राइज लगता है, क्योंकि वो जानता है कि इतना खाकर ही नाइट को डिफीट करने की स्ट्रेंथ मिली। टाइनी डाउन प्ले करता है, ग्रांट ने गार्ड डाउन किया था बस।
टाइमन उसकी ह्यूमिलिटी की तारीफ करता है, फिर टॉपिक पर आता है। अनलकी है कि कोई अप्रोप्रिएट टीचर नहीं है तुम जैसे टैलेंट को ट्रेन करने के लिए। टाइनी कमेंट करता है, हिस्ट्री में ज्यादातर नाइट्स खुद ही स्ट्रॉन्गर बने बिना टीचर के। टाइमन इंटेंटली सुनता है, फिर कहता है, तुम ना सिर्फ हिस्ट्री जानते हो, टेबल मैनर्स में भी वेल ट्रेन्ड हो। टाइनी समझ नहीं पाता टाइमन क्या कहना चाह रहा है। उसे तो बताना नहीं कि प्रीवियस लाइफ में अडल्ट होकर सब सीखा था। टाइमन क्लियरली एज्यूम कर रहा है कि टाइनी शायद नोबल है, लेकिन ब्लैक हेयर और आइज वाले नोबल्स एम्पायर में कॉमन नहीं, न नेबरिंग एम्पायर्स में। लेकिन एक जगह है जहां पॉसिबिलिटी है। टाइनी टोटली कंफ्यूज्ड है। दूसरी तरफ टाइमन हाइप्ड हो रहा है रियलाइजेशन से। टाइनी वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। टाइनी क्लूलेस रहता है कि टाइमन क्या बैबल कर रहा है। टाइमन मेंशन करता है उस पर्सन के बारे में जिसे उसने सब कुछ इन्फॉर्म्ड किया है। टाइनी, वो पर्सन टाइनी की प्रोग्रेस सुनकर काफी प्लीज्ड है। इधर टाइनी अभी भी क्लूलेस है। वो डायमंड्स के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कैसे वो आखिरकार ड्रग्स का एडिक्ट बन जाएगा। अभी टाइमन के पास डार्क मेज के तौर पर डबल सर्कल है। जब डीमन उसका क्लेम लेने आएगा तो उसका एड भी उसे अबैंडन नहीं करेगा। टिमन आगे बोलता है, टाइनी उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हिंट देता है कि वो काफी पावरफुल हैं। टाइनी प्रिटेंड करता है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी का शुक्रिया है। बाद में टाइनी अपनी ट्रेनिंग इंक्रीज कर देता है। वो गैस करता है कि ये पर्सन और उनका ग्रुप काफी पावरफुल होंगे, लेकिन अभी उसकी मेजर कंसर्न है टाइमन और उसके कमांडर को डिफीट करना। टीमन 2 सर्कल मेज है और क्रैन स्टेज 2 स्किल फाइटर। शायद क्रैन टीमन से ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पर हैं, क्योंकि माना यूजर्स और मेजेस के ग्रोथ स्टेजेस सिमिलर होते हैं। पिछली लाइफ में टाइनी स्टेज 2 से ऊपर निकल चुका था। अब करंट लाइफ में उसे सिर्फ 6 दिन में करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग से वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर लेता है, वेट और पावर को कंप्रेस करके। अब एजिलिटी पिछली लाइफ से बेहतर है। बेसिक्स दोबारा सीखते हुए रियलाइज करता है कि पिछली लाइफ में कितनी मिस्टेक्स की थीं। पिछली लाइफ में ट्रेनिंग का फोकस था बिगर और मोर मस्कुलर बनना। सोचता था यही स्ट्रॉन्गर होने का तरीका है, लेकिन एक्सेसिव फिजिक प्रॉब्लम बन गया। माना बॉडी और फिजिकल बॉडी के बैलेंस को ब्रेक कर दिया, इतना लार्ज होकर। अब वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। रियलाइज कर चुका है कि बिगर होना मतलब स्ट्रॉन्गर होना नहीं। तभी पास के सोल्जर से गैस्प सुनाई देता है। ग्रांट के साथ फाइट देखने के बाद वो उसे अवॉइड करने लगे हैं। उनकी रिएक्शन से टाइनी सैटिस्फाइड है। इन 3 दिनों में वो ज्यादातर बस खाता और ट्रेन करता रहा। इधर सबकी इंटरेस्ट उसमें कम हो गई, जो उसे फाइन लग रहा है। अभी क्रैन आता है उसे आर्मरी एस्कॉर्ट करने। बताता है टाइमन चाहता है कि तुम्हारे पास प्रॉपर वेपन और आर्मर हो। क्राइम सॉर्ड देखकर टाइनी स्माइल करता है। अब टाइम आ गया है अपना सॉर्ड लेने का। आर्मरी के बाहर क्रैन रिमाइंड नहीं भूलता, लॉर्ड का शुक्रिया अदा करना। अंदर टाइनी वेपन्स और आर्मर चेक करता है। आर्मर सेट्स उसके टाइनी बॉडी के लिए अनफिट हैं। वेपन्स में कोई वॉर हैमर या मेस नहीं, सब यूजलेस उसके लिए। फिर क्रैन को प्रोवोक करने के लिए टॉपिक उठाता है, शायद मुझे भी क्रैन स्वॉर्ड जैसा कुछ मिल जाए। क्रैन स्मर्क करता है और रिप्लाई देता है, मेरा स्वॉर्ड ऑर्डिनरी नहीं है, फेमस वेपनस्मिथ रॉजर्स ने बनाया था, अब ग्रियस कहलाता है। क्रैन बिलीव नहीं करता कि टाइनी ऐसा स्वॉर्ड वील्ड कर सकता है। ये सुनकर टाइनी सोचता है, इसे बनाने के लिए कितने लोगों को सैक्रिफाइस किया होगा। टाइनी प्रोवोक करता है, मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूं, तो हाई क्वालिटी स्वॉर्ड मुझे ज़्यादा सूट करता है। क्रैन इतना फ्यूरियस हो जाता है कि उसकी रोर आर्मरी के बाहर गार्ड्स तक सुनाई देती है। अंदर टाइनी चैलेंज करता है कंपटीशन के लिए, प्रूव करने के लिए। स्वॉर्ड ग्रैब करके स्टेक्स रेज करता है, अगर मैं हारा तो तुम मुझे किल कर सकते हो। टोटली मैड होकर क्रैन स्वॉर्ड रेज कर लेता है टाइनी के खिलाफ। आर्मरी के बाहर सब सुनते हैं टाइनी की प्लीज क्रैन से कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद बहुत इंजर्ड टाइनी बाहर आता है। सब पिटी करते हैं, अज्यूम करते हैं क्रैन ने पीट दिया। एक गार्ड विस्पर करता है, रूमर्स हैं कि क्रैन को ग्रज है टाइनी से, क्योंकि टाइनी न्यू कमांडर बनना चाहता है। मेड विस्पर करती है क्रैन ने लाइन क्रॉस कर दी, भले ही टाइनी से हेट हो। एनीवे, वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। आगे बढ़ता है तो दूसरी मेड्स भी उसे ऐसे देखती हैं। वो सेम स्टोरी बताता है, क्रैन ने किया। वो रेस्ट लेने को कहती हैं। टाइमन्स चेंबर में बटलर उसे वाइन सर्व करता है। वो सैक्रिफाइसेस के बारे में पूछता है। बटलर इन्फॉर्म करता है एवरीथिंग रेडी है। पूछता है क्या वुल्फ के मैन को फिर सैक्रिफाइस में लिया। सबऑर्डिनेट कंफर्म करता है। वो सोचता है टाइनी ने इन्वेडर डिस्ट्रॉय कर दिया। सर्विन को डिसमिस करता है और टाइनी के बारे में सोचता है। ओवरऑल बॉय के क्रू इंटेंशन ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुड यूज़ कर सकता है। गेस्ट आएगा तो टाइनी की ब्लड लाइन कन्फर्म हो जाएगी।
प्रॉब्लम ये है, अगर सस्पेशन गलत निकला, टाइनी उस स्पेसिफिक फैमिली से नहीं है, तो सुपीरियर्स वुल्फ के साथ जो हुआ उससे हैप्पी नहीं होंगे। फिर टाइनी और वो वुल्फ का सुपरवाइजर दोनों पनिशमेंट के कगार पर होंगे। लेकिन खुद को कंसोल करता है टाइनी के बारे में जो जानता है उससे। टेबल मैनर्स से लेकर नाइट को डिफीट करने की स्ट्रेंथ तक कॉमनर में इतना नहीं होता, कितना भी टैलेंटेड हो। वो श्योर है कि टाइनी प्रेस्टीजियस फैमिली से है जिसका सस्पेक्ट कर रहा है। ब्लैक हेयर और आइज से रिमेनिंग सस्पेशन कंफर्म हो जाता है। एविडेंसेस से सैटिस्फाइड है। गेस्ट के अराइवल के बारे में सोचते हुए लेट जाता है। अचानक मैजिक में अलार्म फील करता है। इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ उठता है, जिसने मीन डिस्टर्ब की, सैक्रिफाइस कर दूंगा। अगले ही पल देखता है टाइनी क्रैन स्वॉर्ड से उसे स्टैब कर रहा है। कुछ समझ पाता उससे पहले डेड हो जाता है। टाइनी उसे वैसे ही छोड़ देता है। अगली सुबह मेड जो टायॉन को जगाने आती है उसे डेड देखकर श्रीक कर उठती है। बाद में राहम इन्वेस्टिगेट करने आता है। शॉक्ड होता है कि टाइमन डार्क मेज था। प्रीस्ट से कंफर्म किया जो अब चला गया। डार्क एनर्जी सेंस कर रहे हैं, पैरिश को रिपोर्ट करेंगे। ग्रेनाड करता है रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम भी जल्दी आएगी। सब नोटिस करते हैं बॉडी वीक्स से डेड लग रही है। एक्चुअली डार्क मेज की बॉडी फास्टर रॉट होती है। ग्रिन सोचता है टाइमन ने डार्क पाथ क्यों चुना। करप्टेड तो पहले से था, लेकिन अब सोचने से फायदा नहीं, डेड है। दूसरी प्रॉब्लम मर्डर वेपन स्वॉर्ड कमांडर का है। राहिम बिलीव नहीं करना चाहता। बाद में गार्ड्स डिस्कस करते हैं क्राइन को ग्रज था टाइनी से क्योंकि टाइनी लॉर्ड की गुड ग्रेसेस में आ गया था। सजेस्ट करते हैं टाइनी नेक्स्ट कमांडर बन सकता था, इसी से क्राइन लिविट था। फिर भी बिलीव करना मुश्किल है कि कमांडर प्रमोशन के लिए ऐसा करेगा। मेन क्वेश्चन, क्राइन कहाँ है। ग्रेन सबॉर्डिनेट्स को एड्रेस करता है, इंस्टेंटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। गार्ड्स और मेड से येस्टरडे के बारे में क्वेश्चन करते हैं। सब क्लेम करते हैं कमांडर ने टाइनी को आर्मरी में बीटन अप किया। ये सुनकर ग्रिन डिमांड करता है टाइनी से मिलने चलो। बाद में इन्वेस्टिगेट होने पर टाइनी सेम स्टोरी बताता है, कल क्रैन मुझे आर्मरी ले गया और फिर हिटिंग शुरू कर दी। ग्रिन स्टोरी बाय नहीं करता। उस मीटिंग के बाद क्रैन कहीं स्पॉटेड नहीं हुआ। वेयरहाउस सर्च करते हैं, वहां भी नहीं। ग्रिन डिमांड करता है टाइनी ने इंसिडेंट के बाद कमांडर को देखा। टाइनी डिनाई करता है। फिर ग्रिन पूछता है कुछ स्टैंड आउट हुआ क्या। टाइनी आंसर देता है कमांडर मेरे नेक्स्ट लीडर बनने के खिलाफ था। ये सुनकर ग्रिन सैटिस्फाइड हो जाता है। स्टोरी आई विटनेस अकाउंट से मैच कर रही है। फिर टाइनी इनोसेंटली पूछता है लॉर्ड ने जो फ्यूचर सिक्योर किया था अब क्या। ग्रिन ऑर्डर देता है कल मुझे मिलने आना। बाहर निकलकर टाइनी सोचता है ग्रिन कौन है। प्रीवियस लाइफ में जब लॉर्ड्स के करप्ट नाइट से कन्फ्रंट किया था तब उसे याद नहीं। सोचता है शायद भूल गया, लेकिन रिजेक्ट करता है क्योंकि हर सोल्जर को याद है जिसे बीट अप किया। स्ट्रेंज लगता है कि ग्रिन कल मिलना चाहता है, तो डिसाइड करता है टू बी कॉशियस। अगली सुबह ग्रेन की काइंडनेस से वो हैरान रह जाता है। ग्रेन उसे एक मर्सनरी कार्ड देता है और कुछ पैसा। एक कॉमनर के लिए ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि टेरिटरीज के बीच फ्रीली ट्रैवल करने के लिए या तो नाइट होना पड़ता है या मर्सनरी। ग्रेन उसके लिए वाउच कर रहा है। टाइनी पूछता है ये सब क्यों दे रहे हो। ग्रेन जवाब देता है जिस टैलेंट वाला इंसान हो उसे बिगर और बेटर चीज़ें अचीव करनी चाहिए जो ये जगह ऑफर नहीं कर सकती। टाइनी सोचता है शायद ग्रेन ये बातें खुद से कह रहा है, इसलिए प्रीवियस लाइफ में उसे याद नहीं आया ग्रेन। शायद उस लाइफ में भी ग्रेन यहाँ से चला गया था। टाइनी थैंक्स करता है और कहता है वैसे भी मैं जाने वाला था। वो जानता है कि इंपीरियल इन्वेस्टिगेशन टीम जल्दी आ जाएगी जब पता चलेगा टाइमन डार्क मेज था। गेस्ट शायद ना आए, लेकिन एसगार्ड का यहाँ आने का प्लान भी रुक जाएगा। बेहतर है टाइनी खुद ईगार्ड को ढूंढने जाए। ग्रेन बात खत्म करता है जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो मेरा नाम याद रखना। थोड़ा सरप्राइज्ड होता है जब हमारा लड़का पूछता है आपका नाम क्या है, तो ग्रेन इंट्रोड्यूस करता है। टाइनी रिप्लाई देता है उम्मीद है आप भी मेरा नाम याद रखेंगे। फिर वो जगह छोड़ देता है। अब सब डिपेंड करता है ग्रेन पर। फिल्स स्टेट को कमांडर बनकर रन करना लॉर्ड की डेथ के बाद। लेकिन ग्रेन डायर सिचुएशन में है। मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कमांडर को लोकेट करने की कोशिश। वो स्पेशलाइज्ड मेज हायर करने वाला है क्रैन को ट्रैक करने के लिए। टाइनी को उसके लिए बैड फील होता है, लेकिन हेल्प नहीं कर सकता। वो सोचता है गिल्ड से हॉर्स खरीदेगा मर्सनरी कार्ड से। उसके थॉट्स पढ़ते हुए वॉलिंग उसके सामने अपीयर होता है और राइड ऑफर करता है। टाइनी पॉइंट आउट करता है लॉन्ग जर्नी में तुम्हारी पीठ पर स्टे करना मुश्किल होगा। याद आता है ऑक फ्रेंड ने मॉक किया था ह्यूमंस को। डायर वुल्व्स पर राइड नहीं कर सकते, उल्टी हो जाएगी। सपोजिटली सिर्फ ऑक्स कर सकते हैं, उनकी मेस्ड अप सेंस ऑफ बैलेंस की वजह से। लेकिन वॉलिंग इंसिस्ट करता है तो टाइनी ट्राई करता है।
खुश होता है वॉलिंग का फिजिकल फॉर्म अच्छा स्टेचर वाला है। स्पिरिट बीस्ट्स नॉर्मली स्पिरिट फॉर्म में लाइफ जितने लार्ज दिखते हैं, लेकिन फिजिकल साइज स्पिरिट मेज के स्किल लेवल पर डिपेंड करता है। अचानक रियलाइज करता है सोल लिंक करना पड़ेगा वॉलिंग से, सेंसेस सिंक करने के लिए ट्राई करता है। सक्सेसफुली सेकेंड स्टेज स्पिरिट मेज पावर से सोल लिंक कर लेता है वॉलिंग से। वॉलिंग के बॉडी में चेंज नोटिस करता है। याद आता है एस्टीना ने बताया था हायर स्टेज स्पिरिट मेज बनने से फैमिलियर को मेज की कुछ एबिलिटीज मिल जाती हैं। अब वॉलिंग का फिजिकल फॉर्म टफर और स्ट्रॉन्गर लग रहा है, प्रूफ ऑफ हिज पावरफुल एबिलिटीज। अगले ही पल वॉलिंग विंड की तरह डैश करता है। सोल्स लिंक्ड होने से टाइनी के सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं। जर्नी में हर मूवमेंट फील हो रहा है। वॉलिंग जो देखता है वो दिखता है, जो सूंघता है वो सूंघता है। होप करता है वैलेंटिनो जल्दी पहुंच जाए। इस तरह फ्यूचर में ये हेल्प करेगा फार ऑफ प्लेसेस जैसे करुण पहुंचने में, जहां फर्स्ट डिजास्टर होने वाला है। पिछली लाइफ में कॉन्टिनेंट भर में डिजास्टर्स शुरू हुए थे, जैसे डीमन आर्मी के आने की वार्निंग। ह्यूमन मिलिट्री और फोर्सेस वीकन हो गए थे। सब करुण के सेक्रेड रेलिक डिसअपियर होने से शुरू हुआ। उसे रोकना है। बेसिकली 7 सेक्रेड रेलिक्स होली आर्टिफैक्ट्स हैं जो गॉडेस ने ह्यूमैनिटी को दिए थे, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। करुण का रेलिक लिया गया, फिर सब चोरी हो गए। इस बार टाइनी प्रिवेंट करने वाला है। इसके लिए स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा डीमन आर्मी से फुल पावर फेस करने के लिए। प्लान है ई गार्ड से मिलते ही करुण की तरफ निकलना। इधर इन्वेडर में लोग गॉसिप कर रहे हैं। इंपीरियल आर्मी आ रही है इन्वेस्टिगेट करने। टीमन की मर्डर और डार्क मेज होने की रेवलेशन पर डिस्कस। टीमन्स मैंशन के गेट पर मिस्टीरियस फिगर अपीयर होती है। गार्ड्स आईडी मांगते हैं, लेकिन फिंगर स्नैप करके उन्हें नॉकआउट कर देती है। अंदर जाती है और ग्रेन को फाइंड करती है। ग्रेन गार्ड पर है, लेकिन दूसरा स्नैप से एन्चांट हो जाता है। वो एक्सप्लेनेशन मांगती है लॉर्ड की मर्डर का। ग्रेन सब बताता है जो जानता है। पर्सन पूछती है लॉर्ड का कॉप्स कहाँ है। ग्रेन बताता है इंपीरियल टीम ने ऑर्डर दिया कैस्केट में बेडरूम में रखो। स्ट्रेंजर ऑर्डर देती है 1 घंटे सो जाओ। 1 घंटे बाद ग्रेन जोल्ट से जागता है। एनकाउंटर याद नहीं, अज्यूम करता है ओवरवर्किंग से सो गया। तभी पैनिक्ड गार्ड इन्फॉर्म करता है टाइमन्स कॉप्स डिसअपियर हो गया। ग्रेन कर्स करता है, बॉडी ही क्रूशियल लीड थी ब्लैक मैजिक के ट्रुथ समझने का। वही मिस्टीरियस पर्सन अब फिलीज एस्टेट के बाहर फॉरेस्ट में है। क्रैन स्वॉट चेक कर रही है मर्डर इन्वेस्टिगेट करने। सेंस करती है स्वॉट का ओनर डेड है। कंक्लूड करती है वुल्फ डेथ्स के पीछे वाला टाइनी है। वो इंश्योर करेगी कि टाइनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान डिसरप्ट करने की प्राइस चुकाए। इधर हमारा हीरो ल्यूसेंटिया के वेस्टर्न गेट में एंटर कर रहा है। नोटिस करता है बहुत लोग वैलेंटिनो की तरफ जा रहे हैं। अब तक सब स्मूथली जा रहा है, लेकिन जानता है मिस्टीरियस पर्सन जल्दी पीस इंटरप्ट कर सकती है। डिसाइड करता है जल्दी न्यू इक्विपमेंट खरीदना। मनी चेक करता है, सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन्स। ग्रेन को ग्रेटफुल है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं। अचानक 2 थग्स अपीयर होते हैं और मनी डिमांड करते हैं। एक फिर थ्रेटन करता है, जब हम नाइस हैं तभी दे दो। टाइनी बूट्स में शेक नहीं होता, बल्कि पूछता है तुम लोगों के पास कोई मनी है क्या। पिछली लाइफ में वो अंडरवर्ल्ड का जायंट था। अंडरवर्ल्ड में रूल था, अगर एलीवे में उसकी शैडो दिखी तो इमीडिएटली हाइड करो। याद आता है गूंज डिस्पोज करते वक्त प्रीस्ट आया लेक्चर देने, सोल टेंटेड हो रहा है इतने किलिंग से, मर्सी दिखाओ गिल्ट कम करने के लिए। टाइनी ने जवाब दिया था, मैं किसी को किल नहीं कर रहा, बस ट्रैश क्लियर कर रहा हूं। अब दोनों थग्स लूपर्स फैमिली के डिफीट हो गए। सब शॉक्ड, ये नाइट्स जितने स्ट्रॉन्ग र्यूमर्ड हैं। टाइनी कमेंट करता है क्वाइट वीक हैं। एंगर्ड होकर रश करते हैं अटैक करने, लेकिन टाइनी पाउच फुल फोर्स से थ्रो करता है। एक दूसरे पर स्टंबल हो जाता है, फिर लीप करके किक मारता है। थग्स लूट हो जाते हैं। थ्रेटन करते हैं बॉस हंट करेगा, लेकिन वो नहीं सुनता। टाइनी ग्रिन करता है, अब उनके गोल्ड कॉइन्स हैं, अच्छी अमाउंट। उस मनी से ब्लैकस्मिथ के पास जाता है इक्विपमेंट के लिए। आमा चेक करता है, शॉपकीपर क्लेम करता है आयरन बुल की हाइड से बना, सदर्न माउंटेन्स का। एरोज डिफ्लेक्ट करता है। टाइनी एडमिट करता है आर्मर और वेपन्स अच्छे हैं। तभी लोग प्रिटी लेडी की बात करते सुनाई देती है। शॉपकीपर से पूछता है क्या इवेंट है। शॉपकीपर बताता है लेडी वलेंसिया आज पर्सनली पेट्रोल करने वाली है। टाइनी याद करता है अरेनिया ने पहला लव और काइंडनेस दिया, लेकिन क्लोए ने होप दी। अरेनिया के साथ थिंग्स वेल नहीं गए। होप करता है इफ क्लोए एक्नॉलेज करेगी तो श्योर होगा कि अरेनिया जैसा लिव कर रहा है। पिछली लाइफ में क्लोए के पास पहुंचते वक्त इतना मैसिव फिजिकली हो चुका था कि रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इस बार ज्यादा टाइम नहीं बीता। वो अभी भी रिमेंबर हिम, तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है ई गार्ड से ऑडियंस पाने के मौके के लिए।
इधर क्लोए को एडमंड वॉन ल्यूसेंट, काउंट ल्यूसेंट का एल्डेस्ट सन, टूर दे रहा है। वो ब्रैग करता है कि ये शहर सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा शहरों में से एक है। शहर के स्पेशल स्पॉट्स का टूर देता है, हर जगह की लॉन्ग डिटेल्स के साथ ड्रैग करता हुआ। अचानक वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय स्लम्स विजिट करने को कहती है। एडमंड उसके रिक्वेस्ट से टेकन अबैक हो जाता है। वो रिटॉर्ट करती है, वहां के लोग भी कंट्री के सिटीजन्स हैं। नर्वसली वो अग्री करता है और आगे बढ़ता है। अंदर से वो सोचती है, मेरी डिमांड्स पर सब इतनी रिएक्शन क्यों देते हैं? एडमंड को तो पता होना चाहिए अपनी पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर एयर के तौर पर रेज्ड है। उसके फादर ने हमेशा सिखाया कि वर्किंग क्लास को प्रॉस्पर करने में मदद करो, किंगडम फ्लरिश करेगा। वो वंडर करती है, क्या फादर ने उसे कुछ अनयूजुअल सिखाया कंपेयर टू अदर नोबल्स? वो पीपल्स परसेप्शन चेंज करना चाहती है, लेकिन जानती है एंगेज्ड होने के बाद फ्रीडम बहुत कम रहेगी। टेम्पल में डेडिकेट करने का सोचती है। वहां के लोग चाहते हैं वो ज्वाइन करे, लेकिन फादर सैड हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि वो रेस्ट ऑफ लाइफ अलोन रहें। तभी वो टाइनी को स्पॉट करती है। उसके पास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड्स रोक देते हैं। एडमंड भी वंडर करता है, ये अचानक कहां से आ गया? टाइनी रिंग दिखाता है जो क्लोए ने दिया था, क्लेम करता है ये आपने ही दिया था। तुरंत बो करता है, रिमाइंड करता है उन वर्ड्स का जो उसने कहा था, मुझे ढूंढ लेना। वहां ही थैंक्स अदा करता है। रिंग देखकर वो रिकग्नाइज करती है, लेकिन फिर भी उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाती। याद आता है स्लम में किसी बच्चे को रिंग दिया था, लेकिन टाइनी अब नोबल जैसा लग रहा है। समझ नहीं आता कैसे मिला। टाइनी ट्रूली शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर। इधर गार्ड्स वेपन्स रेज कर लेते हैं उसके खिलाफ। क्लोए की पर्सनल नाइट विवियन आंसर डिमांड करती है। टाइनी अंदर ही अंदर कर्व करता है जल्दबाजी में मिलने की। रिगार्डलेस इंसिस्ट करता है, मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने रिंग दिया था। वो टेकन अबैक हो जाती है। टाइनी एक्सपेक्ट करता था इतना, क्योंकि लास्ट टाइम से काफी स्ट्रॉन्गर हो चुका है। प्रूव करने के लिए ब्लैक हेयर की तरफ पॉइंट करता है, पूरे डची में सिर्फ मेरे बाल ब्लैक हैं। क्लोए रीजनिंग एक्सेप्ट करती है, लेकिन समझ नहीं आता इतना चेंज कैसे हुआ। वो स्मॉल फ्रिजाइल बच्चा था जो मुश्किल से बोलता था। एक्चुअली वुल्फ ने उसे ऐसा दिखाया था, कन्विंसिंग बेगर लगे। जब क्लोए पॉइंट आउट करती है कि वो कितना स्मॉल था, टाइनी रिमेंबर करता है उसे स्मॉल और क्यूट चीजों का सॉफ्ट स्पॉट है। हार्ट जीतने के लिए वॉलिंग को स्मॉल क्यूट फिजिकल फॉर्म में समन करता है। वो इमीडिएटली वन ओवर हो जाती है, कितना अडोरेबल है। विवियन वॉर्न करती है, ये स्ट्रेंजर का स्पिरिट है। क्लोए रीजन देती है, सिर्फ प्योर हार्ट्स वाले चिल्ड्रन स्पिरिट्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। विवियन अग्री करती है, लेकिन कॉशियस रहती है क्योंकि वो वेपन कैरी कर रहा है और स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर भी है। क्लोए फेमिलियर का नेम पूछती है। वो एक्सप्लेन करता है, वॉलिंग नाम रखा, ईस्टर्न लैंग्वेज में मून लाइट वुल्फ मतलब। नाइट शॉक्ड, ईस्टर्न टंग जानता है। क्लोए बेम की कॉम्प्लीमेंट करती है, एक्सपेक्ट नहीं किया था सिर्फ 2 महीने में इतना चेंज। बेरली 10 ईयर्स का लगता है, लेकिन नाम का मतलब स्मॉल था। वो एक्सप्लेन करता है, मैं 13 साल का हूं, नाम टाइनी है, माना अनलॉक करने से ग्रोथ एक्सेलरेट हो गई। फाइनली क्लोए रिमेंबर कर लेती है, लेकिन विवियन को सस्पिशियस लगता है। पूछती है, मिक्स्ड रेस ब्लड है क्या? क्लोए प्रोटेस्ट करती है, लेकिन विवियन रिमाइंड करती है, प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है। एडमंड अग्री करता है, टाइनी सस्पिशियस है, आइसोलेट करके क्वेश्चन करना चाहिए। इग्नोर करके टाइनी डिक्लेयर करता है, दूसरे कोई बिलीव करे या न करे केयर नहीं, बस क्लोए को रिमाइंड करता है प्रॉमिस का, मुझे ढूंढने पर हेल्प करोगी। वो प्रॉमिस रिमेंबर करती है और पूछती है, क्या चाहते हो? वो आंसर देता है, ई गार्ड से मिलना है। अब सब गार्ड्स और विवियन उसके गले पर है, बोल्ड डिमांड के लिए काम रहते हुए। टाइनी रीजन करता है, क्या सच में सोचते हो मैं एसगार्ड जैसे को हार्म कर सकता हूं? एसगार्ड लेजेंडरी सोर्ड मास्टर है, कॉन्टिनेंट के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक, डिस्ट्रक्टिव पावर और ऑरा यूज करता है। क्लोए स्माइल के साथ आंसर देती है, फादर एम्बैरेस्ड हो जाएंगे सोर्ड मास्टर कहलाने से, क्योंकि रिसेंटली ही कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक रिकग्नाइज हुए हैं। टाइनी स्वेट ब्रेक हो जाता है, रियलाइज करता है इस टाइमलाइन में एसगार्ड अभी सोर्ड मास्टर नहीं बना। वो कमेंट ब्रश ऑफ करती है, टाइटल सूट करेगा एसगार्ड को। गार्ड्स को पॉजिटिव लगता है लीडर कितना फेमस है। टाइनी रिमार्क का पॉजिटिव इफेक्ट नोटिस करता है। फाइनली रिवील करता है, फाइल्स के इंसिडेंट के बारे में बताना है एसगार्ड को, क्योंकि वो इन्वॉल्व लोगों में से एक है। बाद में क्लोए और विवियन डिस्कस कर रही हैं, टाइनी ने विवियन को फाइल्स इंसिडेंट के बारे में क्या बताया। क्लोए सस्पेक्ट करती है गार्ड कुछ हाइड कर रही है। विवियन अश्योर करती है, एग्जैक्टली वैसा बताया जैसा टाइनी ने कहा। टाइम एंड डार्क मेज था, कोई मास्टरमाइंड पीछे था। क्लोए अग्री करती है, टेस्टिमनी रियल मास्टरमाइंड तक ले जा सकती है, लेकिन एक्सक्यूज भी लगता है, होम जाने का बहाना। फादर से मिलना चाहता है। विवियन पॉइंट आउट करती है, वुलिंग डेंजरस हो सकता है, खासकर इतना क्लोज अलाउ कर रही हो। क्लोए कंसर्न ब्रश ऑफ करती है, क्यूट और स्मॉल है, हर्ट नहीं कर सकता। विवियन भी अडोरेबल फाइंड करती है, लेकिन विजिलेंट रहने का डिसाइड करती है। फिर क्लोए टाइनी के वेयर अबाउट्स पूछती है। विवियन आंसर देती है, एडमंड ले गया, कुछ बिजनेस क्लेम किया। क्लोए वंडर करती है, एडमंड का टाइनी से क्या बिजनेस? अचानक वॉलिंग उसकी गोद से डिसअपियर हो जाता है। इधर एडमंड टाइनी को ले जाता है डार्क मेज की इन्फॉर्मेशन के प्रीटेंस में, लेकिन लेक्चर देता है अपनी प्लीज जानो।
टाइनी सेंटेंस शॉर्ट काटता है और पॉइंट पर आता है। डार्क मेज के बारे में बताओ। एडमंड रिवील करता है, डार्क मेज के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सक्यूज था यहां लाने का। मैनर सिखाना चाहता हूं। स्लैप मारने वाला होता है प्लेस न जानने के लिए, लेकिन टाइनी हैंड ग्रैब कर लेता है। एडमंड एंग्री अपनी ओडेसिटी पर, लेकिन वर्ड्स कट शॉर्ट हो जाते हैं। टाइनी इतना हार्ड स्क्वीज करता है, फ्री नहीं हो पाता। एडमंड थ्रेटन करता है, क्लोए से कंप्लेन करूंगा नोबल के डिसरिस्पेक्ट की। टाइनी प्ले डम करता है, नोबल क्या होता है पता नहीं। फिर चैलेंज करता है, जो चाहो करो, बैकबोन दिखाओ जो है। सस्पेक्ट करता है एडमंड के पास हिडन सपोर्ट है। एडमंड हैप्पीली एक्सेप्ट करता है चैलेंज और कहता है फॉलो करो। इधर विवियन टाइनी ढूंढने निकलती है। वॉलिंग डिसअपियर होते ही रियलाइज हुआ एडमंड ने टाइनी को दूर ले गया होगा, स्पिरिट मास्टर से लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रह सकता। वो रश करती है प्रे करते हुए कि टाइनी तक पहले पहुंच जाऊं। इधर एडमंड ग्रिन करता है, आखिर लड़के को लेसन सिखा दूंगा। टाइनी बोर्ड लग रहा है। एडमंड उसे लूपर्स फैमिली हेडक्वार्टर्स ले जाता है। गून्स इमीडिएटली रिकग्नाइज करते हैं और पूछते हैं अचानक क्यों आए। अज्यूम करते हैं गुड्स देखने आए हैं जो ब्राइब के तौर पर प्रिपेयर किए थे। टाइनी डिसअपॉइंटेड हो जाता है उन्हें देखकर। एडमंड बस गैंग से लेसन सिखवाना चाहता है। मेन टेकन अबैक, बच्चे को बीट करने को कह रहे हो? लूपस